हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। हम जो इस तरह से कंटिन्यू सिलेबस का जिक्र कर रहे थे जेपीएससी को लेकर के, और यूपीएससी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं इस सिलेबस के अंदर, क्योंकि जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं वो अछूता नहीं है यूपीएससी के मोस्ट ऑफ पोर्शंस से। तो चलिए आज हम पॉलिटी का जो डिस्कशन कर रहे थे झारखंड जेपीएससी के सिलेबस को लेकर के, उनके सारे माइक्रो टॉपिक्स को जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है उसी सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हुए, ये सेकेंड वीडियो है हमारा पॉलिटी के लिए। हमने 15 चैप्टर का डिस्कशन पहले कर चुका था फर्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, वो हमारे आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, इसके पहले वाला, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने 15 चैप्टर तक कंप्लीट किया हुआ था लास्ट वीडियो में। तो हम लोग इसमें देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके पहले हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पे 15 में पढ़ा था। आखिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनके रोल्स क्या हैं, है ना, और इस कैबिनेट का भी रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मिनिस्टर्स के, और ये किस तरह से कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो डिविजन्स हैं ये किस तरह से डिवीज़न होते हैं, है ना, और इनका बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, ताकि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक काम का जो डिवीज़न है वो सभी पर इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग और सभी डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्री को अच्छे से देखा जाए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर है वो हमारा अटॉर्नी जनरल, एजी इसे शॉर्ट में बोलते हैं, एजीआई। तो अटॉर्नी जनरल का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में हमें देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ये किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, इनका कार्यशैली क्या है। नेक्स्ट अगर देखें हम कि अटॉर्नी जनरल का पावर क्या है और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल का पावर क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा पार्लियामेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एनी अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर जो है पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का पोर्शन बहुत ही थोड़ा बड़ा भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पॉलिटी सेक्शंस अगर हम लोग कवर कर रहे हैं और पार्लियामेंट अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो समझिए कि पॉलिटी आपका कंप्लीट नहीं है। तो इसमें हम लोग पार्लियामेंट में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। हम किसी भी सांसद को या फिर विधायक को उसको डिसक्वालीफाई किस ग्राउंड पे कर सकते हैं या किया जाता है, उसके बारे में जानना है। वैकेशन ऑफ सीट, अगर सीट का कोई वैकेंट रह जाता है तो उसमें कैसे फिलफुल करते हैं, और इन सब चीज़ों को वैकेशन ऑफ सीट्स में पढ़ना है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन से सेशन है और कब कब होती है और कितने दिनों का होता है ना, इन सब चीज़ों को जानना है। लॉ मेकिंग प्रोसेस, आखिर किसी भी देश में या फिर किसी भी स्टेट में जब भी कोई लॉ बनता है तो उसके जो प्रोसेस होता है बनाने का वो क्या होता है, कितने प्रोसेस से गुजर करके हमारा फाइनली राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए जाता है और वो एक कानून में तब्दील हो जाता है। तो हमें यह प्रोसेस को भी जानना जरूरी है कि पार्लियामेंट में जो लॉ बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है ना। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो है हमारा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव में जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, तो इस तरह के जो डिप्टी स्पीकर हैं, इन सब चीज़ों के ऑफिसर हैं। आगे की हम अगर आप देखें तो यहाँ पे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती है। मोशन एंड रिजोल्यूशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मोशन एंड रिजोल्यूशंस किस तरह से होते हैं। पावर एंड प्रिविलेज, जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों के लिए क्या क्या प्रिविलेज है, क्या क्या व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं और क्या क्या इनके पास पावर हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रोसीडिंग, आखिर ये पार्लियामेंट में फाइनेंशियल प्रोसीडिंग को लेकर के किस तरह से यहाँ पे फंक्शन होते हैं, इसके बारे में देखना है। कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के कंपैरिजन को भी देखना है हमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी सेगमेंट में हमारा, इसी टॉपिक में, वो है कंपैरिजन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। उसके बाद देखना है कि पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात है उसको लेकर के इशू क्या क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट है लोअरिंग ऑफ पार्लियामेंट्री पावर, पार्लियामेंट्री पावर को कम या फिर कैसे किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं बहुत बार पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर के, ये कमेटी हमेशा एंड इसके कार्य क्या हैं। उसको जुडिशियल एक्टिविटीज़, जुडिशियल एक्टिविज़म देखना है, पार्लियामेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव देखना है, लेजिस्लेशन एंड इशूज़। इसमें हम लोग को देखना है कि क्या इसके पास जुडिशियल एक्टिविज़म है, किस तरह से पार्लियामेंट के डेलीगेट्स इसमें लेजिस्लेशन में, और इशू क्या क्या है, इसमें कौन कौन से काम करते हैं ये लोग। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, वह टॉपिक है हमारा इसी में यूनियन जुडिशरी। आप देखते होंगे कि यूनियन जुडिशरी की जब बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की बात आएगा, हाई कोर्ट की बात आएगा। तो यूनियन जुडिशरी में हम यहाँ पे अगर देखें तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम IJS जो है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना बहुत ही लगातार इस तरह जो टॉपिक में जिक्र कर रहा हूँ JPSC के रिलेटेड ऑन बिहाफ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पॉलिटी के लिए। आपको मैं जितना चैप्टर जितना भी सिलेबस में जिक्र कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, इतना अगर आपने सभी को कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से नोट्स बना लिया है और उसको लगातार सुबह शाम आप अगर स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका JPSC कोई नहीं रोक सकता है। इसको सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में देखना है। सुप्रीम कोर्ट को अपना क्या एक इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, वो स्वतंत्र तरीके से किस क्षेत्र में किस तरह से काम करता है, उनका जुरिस्डिक्शंस क्या है, किस किस क्षेत्र में उसका अधिकार है काम करने का, है ना। जुडिशियल रिव्यू करने का भी इनका अधिकार है कि कोई भी कानून बनता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट DPSP के तहत सारी चीज़ें फिलफुल है या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। हाई कोर्ट को पढ़ेंगे फिर हम इसी सेगमेंट में। हाई कोर्ट में भी देखना है कंपोजिशन के बारे में, फिर इसके टर्म्स एंड रिमूवल के बारे में पढ़ेंगे, जुरिस्डिक्शन इसका किस किस क्षेत्र में है, अदर पावर्स के बारे में भी इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद कभी कभी होता है क्या है कि हाई कोर्ट का जो पावर है उसको लोअरिंग कर दिया जाता है, लोअरिंग जुडिशियल, है ना। और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जब दखल अंदाजी करता है तो हाई कोर्ट का कोई वहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं रहता है। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है हाई कोर्ट में, जो भी आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो जजेज हैं, इन लोगों का उसको पावर्स कहाँ तक है इनका, इसको देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में है कि द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कभी भी जब आपका फंडामेंटल राइट्स अगर उल्लंघन होता है, जब भी कभी आपका इंक्रोच होता है फंडामेंटल राइट्स को, तो आपको 2 आर्टिकल ऐसे दिए गए हैं, जो 32 आर्टिकल है, उसमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप वैसे भी देखते हो कि जनरल केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाकर के दाखिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आपका फंडामेंटल राइट्स अगर आपका इंक्रोच या वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से आपका प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस बारे में आपको बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यह जो टॉपिक है ना, ये मेंस का टॉपिक है, समझिए मेंस का टॉपिक है। इससे मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आ सकता है, चाहे वो JPSC का एग्जाम हो या UPSC का या कोई भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका कोई वायलेशन किया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल कौन सा आपको सशक्त करता है, तो 32 है। और हाई कोर्ट अगर जाने की बात रहेगा, डायरेक्ट आपका अगर फंडामेंटल अगर वायलेशन हुआ है तो आपका 226 इसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अंदर। नेक्स्ट है इसी के अंदर जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ना है, PIL के बारे में पढ़ना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। नेक्स्ट है जुडिशरी एक्टिविज्म के बारे में, जुडिशरी अपॉइंटमेंट के बारे में, कोलिजियम सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसके आया था कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया गया था, जो कंट्रोवर्सी में रहा और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर ये ख़त्म हो गया। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील ये भी पढ़ना है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, इशू ऑफ करप्शन इन जुडिशरी, जुडिशरी में जो करप्शन है, जैसे अभी यहाँ पे एनजेक को लाया जा रहा था, इसीलिए लाया जा रहा था कि कोलिजियम सिस्टम जो है एक प्रकार से इसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट प्रमोट होकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इश्यूज हैं इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि देखिए आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप रट्टाफिकेशन पर बिलीव नहीं करें, आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और आपका जो थाउट प्रोसेस है कितना लॉजिकल है, इस बात पर डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर के रूप में है वो हमारा है
मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स, अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप बड़े पदाधिकारी बनेंगे तो कोई मिनिस्ट्री के अंडर आप काम करेंगे। वैसे सभी लोग मिनिस्ट्री के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, लेकिन आपका जो ओहदा होगा वो ऊपर होगा, तो आपको मिनिस्ट्री का इंटीग्रिटी आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि भारत सरकार के या राज्य सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, तो उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें मिनिस्ट्रीज़ का सेंट्रल सेक्रेटरीट क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या है, फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से, रिफॉर्म्स नीड, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, कुछ कुछ ऐसे आपके जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मान लीजिए अभी एचआरडी को रिफॉर्म कर दिया गया, जैसे कहने उसका नाम चेंज कर दिया गया, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है ना, तो इन सब चीज़ों पर आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल मैथोलॉजी क्या है, इसका क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पर इसका जो इंटरफेयर है कर सकते हैं। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपके सिलेबस में जेपीएससी में लिख दिया गया, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आपका जो है 73 जो है ए इसमें है सारा मेंशन। फिर आपका 74 को पढ़ना है, रोल ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट टायर्स, इसके अलग अलग जो लेयर हैं, 3 लेयर हैं, उसको बिल्कुल पढ़ना है। म्यूनिसिपैलिटीज़ कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, म्यूनिसिपल काउंसिल के बारे में, नगर पंचायत के बारे में पढ़ना है। स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्त करने के लिए ग्रामीण लेवल पर या फिर शहरी लेवल पर किस तरह से उनको एम्पावर किया जा रहा है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। रोल ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है पंचायती राज चुनाव को करवाना, तो इनका रोल क्या है, इनके बारे में पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है उनका क्या काम है। स्मार्ट सिटी मिशन एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसी योजनाएं भी चलाई जाती है जिससे कि सिटी को अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप किया जाए, तो इन सब चीज़ों को भी जानने की ज़रूरत है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं जो बार बार तो कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे डिस्प्यूट मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, इन सारे के इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी। मान लीजिए घर का विवाद है या फिर ज़मीन का विवाद है, हर एक छोटे छोटे मैटर पर कोर्ट पहुंचना, कोर्ट में वैसे भी बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, तो इसके लिए एक रिड्रेसल डिस्प्यूट मैकेनिज्म बनाया जाता है, तो जिसमें क्या है कि क्या होते हैं ये इसके बारे में जानना है। इसका नीड क्यों पड़ा, आखिर इस चीज़ का ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है इसका। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जिसका सारा का सारा डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एनजीटी का नाम सुना होगा आपने, या फिर ट्रे का नाम सुना होगा जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, तो ट्रिब्यूनल एक प्रकार से आपका क्वासी जुडिशियल बॉडी ही होता है, वो है ना, क्वासियल जुडिशियल बॉडी होता है। तो क्वासियल जुडिशियल बॉडी में जो होता है उसको एक प्रकार से अर्ध न्यायिक शक्ति वाली जो बॉडी कहा जाता है, उसमें कोर्ट की पावर भी होती है बहुत सारे, है ना, तो इस पर ट्रिब्यूनल्स को पढ़ने हैं आपको, है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आपने बहुत बार सुना भी होगा न्यूज़ में, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट अब तक नहीं बन पाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं या फिर नहीं बने हैं, इसके क्या क्या इश्यूज़ हैं इसके बारे में बहुत लोग बोलते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत सारे ऐसे हैं कि प्रूफ नहीं आ पाता है, अगला को टाइम नहीं मिल पाता है, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ग्राम पंचायत लेवल पर एक ग्राम न्यायालय का जो गठन अब तक नहीं हो पाया है, इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या इशू है इसके। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पारिवारिक महिला लोक अदालत है, इसके बारे में आप देख सकते हैं इसका इशू क्या है। फैमिली कोर्ट है, लोक अदालत एंड इशू, उसके बाद नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इसके क्या क्या इशूज़ हैं। देन आपका है डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर वीकर सेक्शंस के लिए जो उनके जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म जो वकील लोग मिल करके कुछ अपना टीम ग्रुप बनाते हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ों को मैकेनिज्म करके सारा चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से हमारा, जैसे मान लीजिए हर बार क्या है ना कि मान लीजिए अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो एक जो लीगल अथॉरिटी वाले जो आपके टीम है उसके पास जा करके, जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और आप दोनों में विवाद हो गया, तो आप लोगों ने दोनों सहमति करके क्या किया कि चलिए कोई भी एट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, एट्रीब्यूशन के पास, और वहाँ से सारा का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन वह भी जो सॉर्ट आउट होगा सारा ऑन द लीगल पेपर पे आपका सारा कुछ सेंट्रल हो जाएगा, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं, इसके बारे में पढ़ना है। कॉमर्शियल कोर्ट क्या है, कॉमर्शियल कोर्ट के बारे में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी का
समझिए कि एक प्रकार से बाबूजी हैं, सबको बुला लेते हैं, बोलते हैं आओ जरा दिखाओ अपना फाइल रजिस्टर क्या क्या किया है नहीं किया है। नेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा हायर अथॉरिटी वाले आदमी है ये, है ना। कैग के बारे में सभी का एक खाता वही सब कुछ चेक कर सकते हैं, चाहे भी कोई भी फंड का हो। तो कैग के बारे में जानना है, कैग के कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनमें कौन कौन से कितने कितने लोग रहते हैं, इनके फंक्शंस क्या है, इनके रोल्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गुड गवर्नेंस का तो हमें एक बहुत सेपरेट तरीके से पढ़ना भी है। तो गुड गवर्नेंस में कैग का क्या रोल है ना। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर। गवर्नर के बारे में जानना है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसका टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, इनका जो विवेकाधीन पावर क्या है ये, है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इनके पास, कभी ये आदेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस बनाते हैं, तो इसका क्या पावर है। सीएम के बारे में पढ़ना है। स्टेट की बात करें तो सीएम में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पावर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के साथ इनका क्या मतलब, खुद तो है लेकिन गवर्नर के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में किस तरह का रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन द चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपके स्टेट लेवल पर है, और सीएम का क्या इसमें भूमिका है, क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ना। अगर हम 26 नंबर चैप्टर में देखें तो एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। स्टेट में जो होता है हमारा अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर स्टेट के लिए होता है। तो इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इस बारे में हमें पढ़ना है। लास्ट जो हमारा चैप्टर होगा इसमें पॉलिटी को लेकर के, तो इसमें हमारा होगा स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोग इसके कंपोजिशंस को पढ़ेंगे, विधानसभा, विधान परिषद, क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, इसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, पावर, फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए हम लोग को पढ़ना है बोथ किसके, हाउस ऑफिसर्स एंड स्टेट ऑफिसर्स। जो आपका विधान परिषद है, विधानसभा है ना, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ और स्टेट के लेजिस्लेटर, इन लोग ऑफिसर्स का क्या एक प्रकार से रिलेशन है, क्या कोऑर्डिनेशन है, किस तरह से फंक्शंस को ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद पावर, प्रिविलेज इन लोग के लिए है, क्या क्या लिमिट है ना, इन लोगों के लिए एक प्रकार से जो सुविधाएं हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, जो भी इन लोगों को मिलता है ना, व्यवस्थाएं, उन सब चीज़ों को भी देखना है। उसके बाद लेजिस्लेटर एंड देयर मेंबर्स। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कानून बनाए जाते हैं वहाँ पे, है ना। गवर्नेंस एसेंट क्या है, जब कभी भी बिल होता है तो गवर्नर के पास एक एसेंट जाता है जब बिल का, तो उनके पास क्या क्या पावर है, ये चीज़ देखना है। और लास्ट जो हमारा प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल मैटर में किस तरह का इनका प्रोसीजर होता है, स्टेट का जो बजट होता है वो किस तरह से पास होता है। तो देखिए आज हम लोगों ने जेपीएससी का पूरा जो पॉलिटी सेक्शंस था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये सिलेबस आप लोग बाकायदा लिख लीजिए कहीं, आप उन्हें कॉपी में, डायरी में, जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हम वीडियो शूट करेंगे उसमें हम लोग गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, कानून हैं, चीज़ें हैं जिसको जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको सारी गुड गवर्नेंस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप गवर्नेंस के आप मैकेनिज्म के एक पार्ट बनने जा रहे हैं, उसका एक आप साथी बनना जा रहे हैं, तो आपको जानना हर चीज़ का जरूरत थी। तो अब तक के इस सेगमेंट में हमने पॉलिटी कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो गुड गवर्नेंस का होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।